हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कि अभी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो में आए होंगे तो वहाँ हमने चर्चा किया था कि हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के सजेशन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। वो चैप्टर जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है। वो चैप्टर जो सच में फिजिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने में खास करके मेडिकल के बच्चों को, नीट के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और वो चैप्टर जो फिजिक्स का लैंग्वेज है, तो पहले उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीरो से बिल्कुल हीरो तक जाएंगे। इससे कहानी में जो भी हमको समझना होगा, जहाँ पे समझने की ज़रूरत होगी, जो याद करने की ज़रूरत होगी, सब आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि पहले फिजिक्स आया कि पहले मैथमेटिक्स आया? और इसमें लड़ना नहीं है, बस अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखो यार, सच तो ये है कि फिजिक्स की बहुत सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैथमेटिक्स को डेवलप होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर हम देखें जानें तो फिजिक्स क्या होता है, और फिजिक्स के बारे में हम जब बताएंगे और अलग अलग साइंटिस्ट की कहानी बताएंगे, स्टोरीज बताएंगे, तो अलग अलग वीडियोज उसके लिए आएगा, अलग अलग चैप्टर्स में बताएंगे। लेकिन लोग बहुत पहले से फिजिक्स के फिलोसफी को तो समझना स्टार्ट कर दिया था। लोग जान रहे थे कि दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रहा है, मतलब सनसेट और सनराइज का कहानी। और जो चांद है वो धरती के चारों तरफ मान लो घूम रहा है, बारिश का बूंद वो नीचे ही क्यों गिरता है, कोई चीज ऊपर फेंकते तो वापस नीचे क्यों आता है। ये तो जानते थे, बस इसको जान लेना फिजिक्स कंप्लीट नहीं था, साइंस कंप्लीट नहीं था। और नेचर को अच्छे से स्टडी करने के लिए नंबर्स की जरूरत थी, यानी मैथमेटिक्स की जरूरत थी। और इन फिजिक्स के सारे कहानियों को अच्छे से समझने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत थी, और ऐसे मैथमेटिक्स धीरे धीरे आते गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गैलीलियो का कहानी को देखोगे तो उनको गिरते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में, उनको डिस्टेंस और टाइम स्पीड के बारे में बताना था, तो वहाँ पे नंबर्स की उनको जरूरत पड़ी। और फिर ऐसी अगर मान लो कैपलेट्स का कहानी देखोगे, कैपलेट्स ने प्लानिटरी मोशन बताया, तो वहाँ पे भी नंबर्स की जरूरत पड़ी। और अगर सर आइजैक न्यूटन के बारे में बात करोगे, तो जब वो मैकेनिक्स दे रहे थे तो तब पता चलता था कि वो चीज़ें कंटिन्यूअसली चेंज जो हो रहा है उसका कहानी को समझने के लिए जब मैथ्स का ज़रूरत था, जिसको हम लोग कैलकुलस के नाम से जानते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, तो फिर वो डेवलप किए। हालांकि उनके साथ लेबनीज और लॉरेंज और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलस में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स आते गए और फिर इसको हम कंप्लीट समझते गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सच कहूँ तो शायद नीट के स्टूडेंट्स का समस्या ही यही है। फिजिक्स समस्या नहीं है सर, उसमें यूज़ होने वाले मैथमेटिक्स समस्या है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स में उस तरह से सिखा दूंगा कि हम लोग को किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करने में, बनाने में, सोल्व करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको बोलेंगे कि एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, अक्सर बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है या टफ लगता है। चैप्टर टफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साइनसोइडल फंक्शन जो यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो यूज़ होता है, वो उसको बोर करा देता है, क्योंकि वो उनको अच्छे से फील नहीं करता है पहले से। तो एक अगर हम लबाब बोलें इस पे कि भाई ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं है क्या चीज़, तो ये हमारा है फिजिक्स को समझने का लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे मैं अगर आपसे भी बातें कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, जिनको मेरा स्पीड फास्ट लगता होगा, यूट्यूब आपको ये प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पे मेरा आप अपना स्पीड को प्लेबैक में जा करके उसको आप कम करके भी सुन सकते हैं। क्योंकि मेरे लाइव क्लास में जब जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मेरा स्पीड से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। फिर कुछ समय के बाद वो सिंक्रोनाइज़ कर लेता है, तो सब कुछ ओके चलता है। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स का। तो जैसे मैं अगर आपसे भी बातें कर रहा हूँ, आपको कुछ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं जिस लैंग्वेज में बातें कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज को आप इनकोड कर पा रहे हो और आप उसको लैंग्वेज को जानते हो, तो आपको मेरे बोले हुए शब्द समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलने लग जाऊँ चिंग-पिंग सिंग-जिंग-चक, आपको शायद कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लैंग्वेज आप नहीं जानते हो। वैसे ही फिजिक्स को अगर समझना है तो ऑब्वियसली हमको लैंग्वेज फिजिक्स का पता होना चाहिए, और वो फिजिक्स का लैंग्वेज, फिजिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है बेसिक मैथमेटिक्स। तो उसका पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बहुत यूज़फुल टॉपिक है, बहुत जगह यूज़ होगा। जैसे भी हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग एंगल के बारे में देखेंगे।
जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसके बाद, तो वहाँ पे हम लोग किसी फोर्स को अगर हम उसको रिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ पे हमको एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हमको एंगल्स को समझना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक का खेल है वहाँ पे भी। इसी तरह से अगर हम लोग जब एसएचएम पढ़ेंगे, इवन हम वेव्स पढ़ेंगे और जब हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बोल रहा था, तो हर जगह ट्रिगोनोमेट्रिक का ही यूज़ होता है। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक जो फिजिक्स में यूज़ है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो भाई ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एंगल क्या होता है ना? तो एंगल जो है ना, वो 2 तरह का पढ़ेंगे हम लोग, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बेसिकली प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल के बारे में बात करेंगे। जैसे एक प्लेन है ना, जैसे एक बोर्ड है ना 2 डायमेंशन है। एक मान लो ये वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और इस 2 डायमेंशन से एक प्लेन बनता है, ठीक है? तो किसी प्लेन में मान लो अगर कोई भी 2 लाइन है ना? कोई 2 लाइन है, जैसे एक लाइन मान लो व्हाइट कलर का लाइन है, मान लो ये फिक्स्ड है और ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है। तो ये जो मैं इस ऊपर वाले लाइन को मैं कितना इस पे रोटेट कर रहा हूँ, कितना इस पे इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना? जो रोटेशन है ना, ये जो रोटेशन जो मेजर होगा, इस रोटेशन को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है? जैसे ये भी 2 लाइन अभी एक साथ है, ठीक है? तो मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो ये लाइन हमको इस पे कुछ इंक्लाइन दिखता है, झुका हुआ दिखता है, ढलान दिखता है इसमें। तो ये जो रोटेशन हुआ, है ना? इस रोटेशन का भी जो मेजरमेंट है, इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है? और एक सॉलिड एंगल का कहानी होगा, जो हम लोग आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जब पढ़ेंगे, तो जहाँ-जहाँ हमको ज़रूरत होगा, इवन रे ऑप्टिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, तो हम लोग उससे पहले ही उसको हम समझ जाएँगे, सॉलिड एंगल क्या होता है। बेसिकली जैसे मान लो कि कोई बल्ब है ना? उससे लाइट्स हर तरफ जाएगा ना, 3 डायमेंशन में जाएगा, स्पेस में पूरा फैलेगा। तो स्पेस में वो जो लाइट्स जो जा रहे हैं, रेडिएशन जो जा रहे हैं, वो कितना एरिया स्पेस में कवर कर रहा है, ठीक है ना? वो किसी एंगल में, तो उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे कोन को, अगर आइसक्रीम का कोन को समझोगे, तो जो एंगल यहाँ बनेगा उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। और जो प्लेन पे, एक प्लेन पे जो एंगल बनेगा 2 लाइन के बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। तो अभी हम लोग प्लेन एंगल से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्लेन एंगल क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन बिटवीन टू रेज लाइंग इन द सेम प्लेन हैविंग अ कॉमन पॉइंट, जो भी मैं आपको बता रहा था। जैसे देखो, ये मान लो ओ ए एक लाइन है, ठीक है, इसी प्लेन में है, और ओ बी भी इसी प्लेन में है। तो ओ बी लाइन ओ ए से कितना रोटेट हुआ, ये जो रोटेशन है ना, इसका मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं, सिंपली हम लोग एंगल भी बोलेंगे उसको, ठीक है? और जब इस एंगल को मेजर करेंगे, तो उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? रेडियन में, है ना? रेडियन में। और डिग्री में भी हम मेजर करेंगे, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होगा उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो इधर देखो, कि जैसे मान लो एक एक ओ पॉइंट है, ओ से ए एक लाइन है, राइट? वो एक फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा लाइन ओ बी है। तो ओ बी लाइन ओ ए से रोटेट हो रहा है, और किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, अगर यहाँ पे तुम थोड़ा सा देखोगे तो कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं है ना? तो ये एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट हुआ, इसका जो मेजरमेंट आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ठीक है? और ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा, ये जो थीटा होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये होगा जो आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। सर, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस का मतलब क्या हुआ? ओ ए लाइन और ओ बी लाइन मान लो सेम लेंथ का है, राइट? जब ये सेम लेंथ का अगर लाइन, दोनों लाइन है ओ ए और ओ बी, तो इसको मैं जितना भी घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं घुमाऊं घुमाऊं, तो एक कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ बनेगा, है ना? एंगल जो है वो लेंथ नहीं है, एंगल ये रोटेशन है। लेंथ को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, राइट? एंगल इज नॉट डिस्टेंस। एंगल क्या चीज है? कि ओ ए लाइन पे ओ बी को आपने कितना रोटेट किया। तो ये जो एंगल होगा ना, ये भी 2 तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव नेगेटिव का बस यही मीनिंग है कि हम रोटेशन किधर कर रहे हैं। लाइक मान लो कि हम ये ओ ए जो हमारा रेफरेंस लाइन है, और एक ओ बी लाइन था, ओ बी लाइन को मैंने अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पॉजिटिव एंगल, है ना? अगर मान लो मैं इस ओ बी लाइन को ऐसे नीचे घुमाता, तो उसको मैं क्या बोलता? नेगेटिव एंगल। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलेगा कि भाई 45 डिग्री, तो 45 डिग्री किधर है? मतलब ओ ए लाइन से 45 डिग्री हम समझ जाएंगे ऊपर की तरफ है। कोई बोलेगा -45 डिग्री, मतलब ओ ए लाइन से ओ बी को हमने नीचे की तरफ रोटेट किया, इसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। इतना क्लियर है? ठीक है। तो ये जो थीटा है, आर्क बाय रेडियस, है ना? इसको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्क एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है। तो अगर हम डायमेंशंस देखिए, जब हम डायमेंशन समझेंगे और पढ़ेंगे, तो एंगल का
डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एल हो जाएगा और नीचे भी एल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि जब हम एंगल को मेजर करेंगे तो रेडियन में भी मेजर करेंगे या डिग्री में मेजर करेंगे, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए वापस से हम इसी का सहारा लेंगे, ये जो हम यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाए ओ ए और ओ बी लाइन के हेल्प से, जिसमें ओ ए और ओ बी इक्वल पाथ है, इक्वल लेंथ है, जिसको हम रेडियस आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचो अगर मान लो मैं ओ बी लाइन को घुमाऊं घुमाऊं ऐसे घुमाऊं यहाँ तक आ जाऊं, तो बताओ ये डिग्री में तो आपको पता है कितना डिग्री हो जाएगा, सर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ, ठीक, और मैं बिल्कुल ऐसे हो जाऊँ, कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। फिर मैं अगर ऐसे हो गया 180 डिग्री, फिर ऐसे आ गया 270 डिग्री, वापस ऐसे आ गया 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री मैंने घुमा, 360 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल को बोलूं आर्क बाई लेंथ, सर ये एंगल जब 360 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आर्क लेंथ है वो कितना हो जाएगा, सर ये घूमते 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 यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा। कौन सा लाइन, ओबी वाला लाइन। ओ ए से मेजर करो, तो ओ ए से यहाँ तक आया था तो 90 डिग्री हो गया था, फिर जब ओबी लाइन यहाँ पहुंचा तो 90 और 90 180 हो गया, तो ऐसे करते करते यहाँ तक आ गया, फिर ऐसे वापस यहाँ गया, तो पूरा एक कंप्लीट चक्कर में कितना एंगल घुमा, 360 डिग्री घुमा। अब 360 डिग्री, सर ये आर्क, आर्क क्या चीज था सर, आर्क ये जो आपने बताया कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो जैसे ही ये एक चक्कर कंप्लीट घुमा, ठीक है ना, तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, फिर ये आर्क लेंथ वो पता है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, तो ये सर्कल का पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर मतलब एक मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, एक मान लो पतला सा तुम्हारे पास धागा है, उससे तुम एक सर्कल बना दिए, तो इस सर्कल का पाथ लेंथ कितना होगा, फिर ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। कुछ मत करो, उस धागा को ऐसे कट कर दो और उसको तुम सीधा कर दो। तुम जैसे सीधा कर दोगे उसको ना, तो उसका जो लेंथ आएगा उसका वैल्यू होगा 2 पाई इंटू आर के बराबर, है ना, 2 पाई इंटू आर के बराबर, आर मतलब उस सर्कल का जो रेडियस था, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर लेंथ के बराबर उसका पेरीमीटर है। ठीक है, तो जो एक बार चक्कर घूम लेगा तो कितना पेरीमीटर हो जाएगा, सर 2 पाई आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एक चक्कर में एंगल हुआ 360 डिग्री, एक चक्कर घूम गया तो आर्क हो गया 2 पाई आर, और नीचे सर रेडियस, तो रेडियस से रेडियस, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, एक रिलेशन आ गया रेडियन में और डिग्री में। ये जो 2 पाई है यही रेडियन है हमारा, क्या है, रेडियन, क्या है, रेडियन है। मतलब अगर हम एक कंप्लीट चक्कर घूमेंगे तो हम बोलेंगे हमने कितना एंगल, हमारा एंगल कितना हुआ, वो जो रोटेशन हुआ वो कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन हुआ। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर 360 डिग्री हुआ, तो दोनों सही है। रेडियन में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे, और डिग्री में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 360 डिग्री बोलेंगे। तो आप खुद बताओ पाई रेडियन कितना हो जाएगा, सर पाई रेडियन, सर 2 से डिवाइड दे दो, इधर भी तो कितना डिग्री हो जाएगा, सर ये 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहीं पे अगर पाई रेडियन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पाई रेडियन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 180 डिग्री है। इसका मतलब अगर कहीं पाई बाई 2 रेडियन रहेगा, पाई बाई 2 रेडियन, है ना, तो कितना डिग्री हो जाएगा, सर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको एक रिलेशन याद हो गया डिग्री में और रेडियन में, तो ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई बोलेगा 1 रेडियन कितना हो जाएगा, सर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, सर 1 रेडियन हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, सर 1 रेडियन जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। और आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है ना, 3.14 रन कंटिन्यूसली वो नंबर चलता है। तो 22/7 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा 57.3 डिग्री। याद रहा तो अच्छा है, याद रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक ना, 57.3 डिग्री। 1 रेडियन का वैल्यू, 1 रेडियन मतलब आप जब यहाँ से कितना डिग्री घूम जाओ, 57 डिग्री घूम जाओ, तो बोलोगे कि हमने 1 रेडियन घुमा, कितना घुमा, 1 रेडियन घुमा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब आप 90 डिग्री घूम जाओगे तो बोलोगे पाई बाई 2 रेडियन घूमे। पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे, 3.14 डिवाइड बाई 2, तो 3.14 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, लगभग 1.57, है ना। तो 1.57 रेडियन, 90 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 1.57 रेडियन। ठीक, तो आप किसी भी एक रिलेशन को याद रखोगे और इजीली आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि 1 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा, है ना, तो सर 180 डिग्री हमने याद कर लिया,
180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन है, पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180। सही है कि नहीं है सर, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। यानी जहां पे पाई है आप उसको 180 में चेंज कर सकते हो, ठीक। तो जैसे अगर छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, कहीं पे भी कुछ भी अगर डाउट्स आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपको उसको वापस से बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि भाई एंगल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल क्या होता है, और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन। अगर मुझे कोई बोलेगा 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो ऐसा करेंगे सर 2/3, और पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर है, सर 180 डिग्री के बराबर है ना। सर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 360, तो कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो कहीं 120 डिग्री लिखा हो या 2 पाई बाई 3 लिखा हो, वो दोनों बात क्या है, एक ही बात है, ठीक है। तो आप इस चीज को कितना अच्छा से याद रखते हो कि पाई रेडियन जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। एक सिंगल रिलेशन भी आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्ट करने में इनफ है। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखोगे कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 57 डिग्री के आसपास आ जाएगा। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 के हिसाब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से रिलेशन पता हो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे को एक और कंफ्यूजन हो सकता है, सर पाई का जो वैल्यू है वो मैं कब 180 डिग्री समझूंगा और पाई का वैल्यू कब मैं 3.14 समझूंगा। समस्या तो ये है सर, पाई एक नंबर है और जिसका वैल्यू होता है 22/7, और आपने बताया पाई एक एंगल भी है जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है, फिर इसका मतलब यहाँ पे तो 22/7 ही है, 3.14 ही है, नो डाउट। तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, साइन ऑफ पाई, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि ये कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो चीज होता है उसको हम एंगल बोलेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको, बस कंटिन्यूसली लेक्चर को देखते जाओ। फिर ये चीज क्या है, क्योंकि ये किसी टी आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब ये पाई की जगह हम 3.14 ना बोल करके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये जो है 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री है। अगर ऐसे क्यों लिखा है, देखना पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3, क्या चीज है, तो ये जो पाई है चूंकि ये किसी ट्रिगोनोमेट्रिक अंदर की नहीं है, तो सर ये कोई एंगल नहीं है, फिलहाल ये एक नंबर है, और ये नंबर कितना है, तो ये नंबर है 3.14 या 22/7 जो बोलना है, इंटू साइन ऑफ। सर अब ये जो पाई है, पाई बाई 3 जो भी है यहाँ पे, ये एंगल है। जब ये एंगल है तो एंगल के केस में जो पाई होता है वो एंगल का यूनिट है, और उस पाई का वैल्यू कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बाई 3 ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया नहीं आया, यहाँ पे 180 डिग्री पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पाई क्या है, एंगल नहीं है ना। एंगल कैसे पता नहीं है, क्योंकि ये जो पाई है यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो किसी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर के आया नहीं। जब कोई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में होगा तो उसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी छोटा छोटा कंफ्यूजन होता है कि सर पाई यहाँ पे था और पाई को हमको मल्टीप्लाई करना नहीं आया, हम यहाँ 180 डिग्री रख दिए, और फिर हम ऐसे 180 डिग्री इंटू साइन 60, और फिर हम ऐसा करके लिख दिए, जो हमारा कहानी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखना है। पाई यहाँ पे क्या है, एक चीज बताओ, नंबर है, और ये वाला पाई क्या है, एंगल है, जिस पाई का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इन बातों को अपना नोट डाउन भी करना, जो आपको लगे कि अरे ये तो मेरे लिए पहली बार हमको चमका, ठीक है, पहले हमको यहाँ पे डाउट था, तो उसको जरूर लिख देना, अपने लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए। तो अब हम लोग मूव करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, किसकी तरफ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, और जानेंगे कि एंगल क्या होता है, और फिर इस एंगल में अलग अलग एंगल्स पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो, तो चलो अब तक हम लोग एंगल के बारे में समझे, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते हैं कि ये जो है ना 6 अपना ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियोज है, जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, है ना। ये जो साइन के बाद जो लिखा हुआ है इसको एंगल बोलेंगे। अब साइन के बाद कुछ भी लिखा होगा, हम लोग एंगल को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे साइन के बाद ये जो लिखा हुआ है ये चीज क्या है, एंगल है। इसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़े। अब ये चीज क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब एक फंक्शन है समझो, है ना। इस फंक्शन में ये जो एंगल है ना, ये जो इनपुट है,
ये क्या चीज़ है? इनपुट है। और इस एंगल को रखने के बाद, इस साइन के अंदर कुछ इनपुट देने के बाद जो आउटपुट मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ पे पी और एच, बी, एच ये सब चीज़ बोल रहे हैं। अब ये पी, बी, एच क्या है? तो इसको हम लोग बिल्कुल फ़ील करेंगे। याद तो बाद में करेंगे, पहले फ़ील करेंगे, है ना? अच्छे से। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ सर, दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे मान लो कोई एक लैडर है ना? कोई लैडर है, अगर तुम उसको वॉल पे ऐसे कर रख देती हो, तो जो बेस के साथ जो रोटेशन होगा ना, जो इंक्लिनेशन जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ठीक है? क्लियर रखना। तो मान लेते हैं कि ना हम लोग ना इसमें से किसी एक चीज़ को फिक्स्ड कर देते हैं। मान लो चलो जो लैडर है ना, जो अपना मान लो कोई लट्ठी वगैरह कुछ भी है, तो उसको हमने क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया, उसका लेंथ फिक्स्ड है। ठीक है? जैसे-जैसे उसको हम घुमाएँगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे भी ये लेडर मान लो यहाँ पे, ठीक है? तो ये मान लो हमारा वॉल है। अब वॉल ये पूरा बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक? ये वॉल है, तो ये वॉल का कितना हाइट कवर कर रहा है ना? तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो जिस पे रखा हुआ है इसको हम बेस बोलेंगे। बेस मतलब वही फाउंडेशन है ना, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे रखा हुआ है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। कल होकर के मान लो ऐसे हो गया। ये एंगल है यहाँ पे दिया हुआ। तो जो एंगल बनेगा जिसपे ना, उसको बेस बोलेंगे। और ये 90 डिग्री में है तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और ये तो हमारा हाइपोटेनस है ही, है ना? कंफ्यूजन मत रखना। जिसके साथ एंगल बनेगा उसको बेस बोलेंगे, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सर बताना क्या चाहते हो आप? सुनना ध्यान से। साइन एक फंक्शन है, एक मशीन है जिसके अंदर तुम कुछ इनपुट दोगे, उसका रिजल्ट तुमको कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे-जैसे हम इनपुट को चेंज करेंगे, तो किसी फिक्स्ड इनपुट पे जो आउटपुट आएगा वो भी एक फिक्स्ड आएगा। जैसे हमारा बाइक है, इंजन है, कोई भी एक मशीन होता है कि नहीं होता है? आप उसमें कुछ इनपुट देते हो, मान लो पेट्रोल डाल दिए, है ना? या उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिए। अब उसको आपको कुछ काम करके देता है, तो वहाँ पे इनपुट और आउटपुट वेरी कर सकता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अच्छी बात ये है कि मान लो मैंने साइन एक मशीन था, एक फंक्शन था, उसके अंदर मैंने 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री इनपुट हो गया एंगल। तो वो जो आउटपुट आएगा ना, वो 1/2 ही होगा। मतलब इनपुट किसी खास इनपुट पे जो आउटपुट मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। और क्या चीज़ होगा? तो देखा ये गया कि साइन के अंदर कुछ भी इनपुट देने से उसका जो वैल्यू आ रहा है ना, वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और अगर एच है तो इसका रेशियो के बराबर आता है। ठीक है? इस तरह से कॉस है। कॉस के अंदर जो कुछ भी इनपुट देंगे, थीटा की जगह कुछ भी रखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री कुछ भी रखेंगे, तो उसका जो आउटपुट आएगा, वो क्या देखा गया कि उसका जो रेशियो आएगा ना, वो b/h का जो वैल्यू आएगा उसके बराबर होगा। इस तरह से tan थीटा क्या आया? tan थीटा ये आया कि उसका जो रेशियो आया वो p/b के बराबर आया। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड देंगे तो वो p/b के बराबर होगा, sin बाय cos, राइट? सर क्या फ़ील करवाने वाले थे? इधर आओ। अब मान लो कि ये तो हमको पहले याद रखना है कि sin थीटा, थीटा एक इनपुट है, एंगल है। इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका हमेशा रेशियो क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, p/h। cos थीटा का क्या होगा? b/h। tan थीटा का क्या आएगा वैल्यू? आउटपुट p/b, है ना? इसके अलावा देखोगे cosec थीटा क्या है? देखो तो जस्ट sin थीटा का रिवर्स है। ये p/h तो क्या है? h/p है। तो इन दोनों को हम लोग भाई-भाई बोलेंगे, है ना? जस्ट अपोजिट में है। लेकिन cos थीटा का भाई sec थीटा हो जाएगा। cos थीटा का आउटपुट क्या होता है? b/h। तो sec थीटा का क्या है? h/b। cot थीटा का क्या है? b/p। क्योंकि tan थीटा का क्या है? p/b। तो cot उसका जस्ट उल्टा है। क्लियर? अब इधर देखना, मान लो कि हमने ये इसको तो फिक्स कर दिया, लैडर है ये और ये बेस है और ये हमारा वॉल है मान लो। चलो ये एंगल को पकड़ लेता हूँ मैं 60। अभी कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो sin 60 डिग्री में जो वैल्यू आएगा ना, ठीक है? उसका वैल्यू कितना आ रहा है? सर यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि √3/2 आ रहा है। इसका मतलब इस लेंथ का वैल्यू कितना आएगा? √3 मतलब 1.7 के आसपास। और इस h का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। जब भी अगर आप यहाँ 60 डिग्री रखोगे तो हम श्योर हैं कि इसका जो रेशियो आएगा वो √3/2 आएगा। कितना आएगा? √3/2 आएगा। रेशियो √3/2 का मतलब क्या होगा? मान लेते हैं अगर इसका वैल्यू √3 है तो इसका वैल्यू कितना है? 2 है। क्लियर है? सर अगर मान लो हमने क्या किया, इस जो ये लैडर है ना, इसको मान लो हमने ऐसे सुला दिया, इसके ऊपर, बेस के ऊपर रख दिया। तो अब एंगल कितना बना सर? 0 डिग्री बना। अभी तो कुछ रोटेशन है ही नहीं। तो साइन का 0 डिग्री, तो साइन का 0 डिग्री तुम्हें याद है 0। लेकिन आया कैसे? सर साइन थीटा जो होता है ना, उसका आउटपुट होता है p/h। तो जैसे ही आपने इस लैडर को यहाँ पे सुला दिया, ठीक है? तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 बाय समथिंग, h तो तुम्हारा लैडर है ना? h लैडर है ना? 0 बाय समथिंग क्या आ गया? 0 आएगा कि नहीं आएगा? इस वजह से साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब मान लो साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री कुछ एंगल छोटा हो जाएगा। मैं दिखाऊँ या आपको? चलो, जैसे मैं एंगल को छोटा करूँगा, तो कैसे छोटा करूँगा फिर? इसको मैं नीचे लेके आऊँगा। ये तो हमारा इतना ही लेंथ है। भाई साहब हमने इसको फिक्स कर दिया ना, तो ये अगर इतना ही लेंथ है तो ये ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा।
30 डिग्री मान लो कहीं यहाँ आ रहा है, तो इसको हमको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मान लिया कि चलो ये फिक्स्ड है, ठीक है, लेटर फिक्स्ड है। तो जैसे 30 डिग्री होगा तो मान लो ये लेंथ ये नीचे आ गया, मैं सेम कलर से दिखाता हूँ, ये लाइन मान लो नीचे आ गया कुछ। तो ये जो P था, अब ये पूरा P नहीं है, अब ये P कौन सा है? तो यहाँ पे एक लाइन खींचो, ये P है, ये नया वाला P। तो साइन थीटा का आउटपुट क्या होगा? दिस लेंथ, ये P डिवाइड बाय दिस लेंथ। तो ये फिक्स्ड है कि ये अगर 1 है ना तो ये 2 के बराबर होगा, इसलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 के बराबर। अगर ये P का वैल्यू 1 है तो ये किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप बाकी वैल्यूज में भी देख सकते हो। बाकी से सर क्या करेंगे, हर बार हम इस तरह से इस लेंथ को जाके मेजर करेंगे, इसको जाके मेजर करेंगे, फिर P/h करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये 30 डिग्री में P/h का वैल्यू कितना आया, ये 1 आया तो ये 2 आया। तो हर बार ऐसे तो करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा का भी होगा। मान लो सर कॉस 0 का वैल्यू 1 कैसे हुआ? देखो ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा P था, यस सर, और ये तुम्हारा मान लो कुछ h था। जब मैं 0 डिग्री बोल रहा हूँ तो ये h कहाँ पे आ गया? सर ये h तो आ गया यहाँ पे, क्योंकि 0 डिग्री मतलब ये यहाँ पे आ गया, इसके जस्ट ऊपर आ गया। तो इस केस में जब cos 0 डिग्री है तो ये जो h है और जो b है, दोनों का लेंथ इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? जब दोनों का लेंथ इक्वल हुआ तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है b/h होता है। b और h इक्वल इक्वल है तो ये 1 होगा कि नहीं होगा? कब 1 होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना हुआ? जब थीटा का वैल्यू क्या हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो इसलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फील करना है हम लोग को कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एंगल देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के साथ जो एंगल बनेगा उसको रोटेशन जो होगा, उसका इंक्लिनेशन जो होगा उसको एंगल बोलेंगे। और ये अलग अलग टी आर का जो आउटपुट होगा उसका फॉर्मूला P/h, B/h और ये P/b इस तरह से होगा, ठीक है। बाकी तीनों का मैं चर्चा कम कर रहा हूँ क्योंकि इसको याद रखना उतना टफ नहीं है। अगर ये याद है तो आप याद है, तो मैं बाकी तीनों का वैल्यूज भी नहीं लिखा हूँ, वो खुद आप रखोगे। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? सर कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू वो होगा जो साइन 0 का था उसको उल्टा कर दो, यानी 1/0 कर दो तो इनफाइनाइट होगी ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। सर कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आएगा? सर कॉस साइन 30 1/2 था तो 1/1/2 तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आप खुद इसको फिल कर सकते हो। अच्छा सर याद रखना कैसे? तो देखो जैसे जैसे अगर आप एंगल को बढ़ाओगे ना, जैसे मान लो आपका पहले आपका जो लाइन था वो 0 डिग्री पे था, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर P/h। तो अगर ये ऐसे लाइन था तो P तो 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा। सर जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा 30 करूंगा तो सर ये P का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, यस आएगा, है ना, ठीक है। सर और एंगल को बढ़ाऊंगा तो ये P का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा है? तो P का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो P/h का वैल्यू बढ़ेगा, यानी साइन का वैल्यू जैसे हम 0 डिग्री से आगे एंगल बढ़ते जाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सर 1 ही है। और मिनिमम कितना है? नहीं, मिनिमम 0 नहीं है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। जब हम घूमते 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 कितना एंगल पे आ जाएंगे? 270 डिग्री पे आ जाएंगे। उसका भी चर्चा हम कर रहे हैं, प्लस माइनस का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो। cos 0 का वैल्यू कितना है? सर cos 0 का वैल्यू कितना आया था? 1 आया था। और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ रहे हैं तो cos का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ आपको दिख रहा है क्लियरली कि cos का वैल्यू में cos 0 का वैल्यू कितना लिखा हूँ? 1 लिखा हूँ, और cos 1 को क्या बोला हूँ? -1 बोला हूँ। तो cos का वैल्यू भी कहाँ से कहाँ होगा? -1 से 1 होगा। सिमिलरली sin का वैल्यू कहाँ से होगा? -1 से 1 होगा। यानी sin के अंदर कुछ भी इनपुट तुम दो, cos के अंदर तुम कुछ भी इनपुट दे दो, उसका जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है? -1, ठीक है। और सबसे ज्यादा वैल्यू उसका कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो, ठीक है। और इन चीजों को आपको याद रखना है। तो हम बाद में आप मैथ्स में सीखोगे कि ये साइन का जो रेंज है, मतलब जो आउटपुट है उसको रेंज बोलते हैं, और जो इनपुट दे रहे हैं ना उसको हम डोमेन बोलते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी इनपुट दो, साइन 1480 डिग्री, उसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा ही नहीं, -1 से छोटा होगा ही नहीं। अगर कहीं लिखा हुआ रहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? ठीक है ना। तुम बोलना भाई बवंडर कर दिए, बवाल कर दिए तुम, ठीक है ना। यमराज तुमको उठा के लेके चले जाएगा। साइन किसी किसी भी एंगल पे ये 4 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा कभी कैलकुलेशन ऐसा आ रहा है तो तुम समझ लेना कहीं गलती कर रहे हो। तो साइन का जो रेंज होगा, ठीक है, तो साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा? -1 से 1, -1 से 1, है ना। हाँ, आपको ध्यान रखना है 1 कब होगा? जब एंगल कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। अभी बताऊंगा -1 कब होगा? जब एंगल कितना हो जाए? 270 डिग्री हो जाए। सिमिलरली कोस थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से +1 के बीच। कोस थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो। -1 कब होगा? जब थीटा कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बट tan थीटा का वैल्यू देखो, tan थीटा का वैल्यू कहाँ तक हो रहा है? तो tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो tan थीटा का जो आउटपुट आएगा
वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट साइन और कोस का क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हमारा आगे जाके बहुत काम आने वाला है, ठीक है? इसके अलावा मैं यहाँ पे तुमको कुछ लिख कर के दिया हूँ, क्योंकि आप बचपन से इसको याद किए हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90 इस तरह से आप याद किए हो। बाकी में कुछ भी एंगल होगा ना हम लोग निकालना जस्ट सीखेंगे भी। फिर इसके अलावा कुछ एंगल हुआ तो कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे और कब कहाँ पॉजिटिव कब कहाँ नेगेटिव होगा, 90 प्लस थीटा करने से क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा। बहुत दिक्कत होता है फिर एसी सर्किट में जब हम देखते हैं तो वहाँ भी बहुत दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है, पाई/2 प्लस, पाई/2 माइनस वगैरह वगैरह, सब कुछ जस्ट आगे देखने वाले हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे देखना कि अगर तुम्हारे लिए जो नए एंगल है, नए एंगल कौन से 37 और 53, मुझे लगता है ऐसा, है ना? मुझे लगता है तुमने क्लास 10 तक या अगर क्लास 8 में भी हो, 9 में भी हो, तो तुम शायद इन दो एंगल से कम फेमिलियर होंगे। लेकिन याद रखना फिजिक्स में हम लोग इस दो एंगल के बारे में बहुत बात करेंगे, स्पेशली जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? वहाँ पे ज्यादातर बॉल को हम लोग इसी एंगल से फेंकेंगे, ठीक? तो इस एंगल्स को भी, इस एंगल्स में क्या वैल्यूज आएगा इसको जस्ट याद रखना आपको बहुत जरूरी है। याद रखना मैं ट्रिक बता देता हूँ। 37 डिग्री है और 53 डिग्री है ना? 37 डिग्री ऑब्वियसली छोटा एंगल है ना, छोटा एंगल है, तो ये छोटा होगा। 53 डिग्री जैसे ऊपर करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना? अब छोटा बड़ा का क्या मतलब हुआ सर, 3 4 अगर ये है तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। एक एक बच्चे को रिलेशन पता है ना, ये हमेशा ऐसा होगा। ये जो ये पी है, ये जो बी है और एच है, इसमें रिलेशन ये आना ही आना है ना? इसका प्रूफ है, ये आएगा ही आएगा। जब इसका ये लेंथ मेजर करो, ये लेंथ मेजर करो और ये लेंथ मेजर करो, ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो अगर ये 3 है, अगर ये 4 है तो कितना होगा, ये 5 होगा। क्यों सर, ये h है, ये p है, ये b है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 3 4 5 3 4 5 याद रखना बहुत सिंपल है। सर यहाँ 6 हो गया तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, है ना? तो ये जो रेशियो है ध्यान रखना 3 4 5 3 4 5। लेकिन सर कंफ्यूजन होगा, साइन 37 में 4/5 3/5 3/4 कुछ नहीं। आप देखो 37 डिग्री है ना, तो सामने में छोटा, 53 डिग्री है ना, सामने में बड़ा। सामने में छोटा बड़ा का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ तो 3 4 ही हो, यहाँ 5 तो यहाँ पे होगा। सर 5 तो यहाँ फिक्स है, हाइपोटेनस है ना, तो यहाँ 3 हो या यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो या यहाँ 4 हो। तो जब 37 डिग्री होगा तो सामने में 3, सामने में 3 मतलब परपेंडिकुलर 3 और बेस में 4, ठीक है? तो साइन 37 कितना हो जाएगा, पी बाई एच। 37 मतलब सामने छोटा मतलब 3, है ना, 3/5। कॉस 37 क्या हो जाएगा, 37 मतलब सामने छोटा 3 तो बेस में 4, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो क्या होगा साइन कॉस 37 क्या हो जाएगा 4/5, साइन लिखा होगा। इस तरह से आप इन वैल्यूज को याद रखोगे। टेन 37 क्या हो जाएगा 3/4, टेन 53 क्या होगा 4/3, है ना? ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट बात देखते हैं कि सर इसके अलावा कोई एंगल होगा। आपने 180 डिग्री का वैल्यू कैसे लिख दिया, है ना? सर हमको तो यहीं तक याद था। और ऐसे अब हम लोग आगे देखते हैं कि और भी अगर कोई एंगल होगा, उस एंगल से हम लोग कैसे टीआर का जो आउटपुट आएगा उसको कैसे लिखेंगे, और कहाँ साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, कहाँ साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव वो होगा, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग कुछ स्पेशल एंगल्स जिसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना हमको बहुत जरूरी है। डबल एंगल फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, और साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इस तरह का फॉर्मूला का जो यूज होगा हमारा फिजिक्स में, उस तरफ उसके तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग कुछ फिक्स्ड एंगल पे वैल्यूज को याद कर लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 45, 60, 53, 60, 90, इतना कम से कम आप वहां से याद कर सकते हो। और अगर 180 का भी याद रखोगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। सर इसके अलावा कोई और एंगल हो रहा, 240 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 220 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 335 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन या कोस 120 डिग्री का वैल्यू बताओ। इन वैल्यूज के बारे में फिर क्या ख्याल है, आपको कैसे निकालेंगे? तो उनको सीखने के लिए हम लोग पहले कुछ चीजें जानेंगे, फिर उनका रूल्स देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इधर सीखो, है ना? तो देखो मैंने क्या किया कि सर ये तो हमारा कोई रेफरेंस लाइन ओ ए लाइन था, और कोई हमारा ये जो मान लो बेस था, और ये परपेंडिकुलर था, और ये हाइपोटेनस था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आ जाऊंगा तो एंगल कितना होगा सर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? फिर और अगर घूम जाऊंगा और मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, ऐसे घूमते 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 यहाँ, फिर और ऐसे घूमते घूम जाऊंगा तो फिर और 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा 180 डिग्री। मतलब कोई लाइन अगर इस पे है तो कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। तो कोई लाइन घूमते घूमते अगर यहाँ पे आ गया तो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली और घूमते 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 अगर यहाँ तक आ गया तो कितना डिग्री आ गया सर, ये 90 और फिर 90, 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, है ना? फिर ऐसे आए और यहाँ तक आ गए सर 90 डिग्री 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा 270 डिग्री।
इसी को हम लोग रेडियन में कितना लिखेंगे 3π/2 लिखेंगे। फिर सर ऐसे घूमते घूमते पूरा कंप्लीट 1 चक्कर लगा लिए तो कितना डिग्री हो जाएगा सर, ये 360 डिग्री हो जाएगा, है ना, 360 डिग्री, है ना, 90 90 90 90। 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेडियन में 2π बोलते हैं। फिर क्या होगा सर, 370 डिग्री के लिए क्या करेंगे, देखो एक चक्कर कंप्लीट घूम जाओ, 360 डिग्री यहाँ पे आ गए, फिर और 10 डिग्री घूम जाओ तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे अगर कोई लाइन रहा तो जो 10 डिग्री है और जो 370 डिग्री है वो तो एक ही जगह आ जाएगा। मतलब सर अब मतलब कोई भी एंगल अगर हम लेते जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ 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 कहीं ना कहीं इसी में लाई करेगा। यस, ठीक है ना। ये जो सबसे शानदार बात है कि मतलब तुम इनपुट में कुछ भी रखते जाओ, अब एंगल्स में कुछ भी रखते जाओ। तब देखो ना, आप ऐसा करो कि सर 720 डिग्री रखो, 720 डिग्री, फिर एक चक्कर घूम गए 360 डिग्री, फिर और एक चक्कर घूम गए और 360 डिग्री। सर ये 0 डिग्री पे तो वापस पहुंच गए। 0 डिग्री जहाँ पे है वहीं पे 360 डिग्री है और वहीं पे 720 डिग्री है। तो जो भी P है, जो हमारा P0 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो H और B इक्वल इक्वल हो गया, तो वो जो वैल्यूज आएंगे वो सर वैसा ही आएगा जो 0 डिग्री का वैल्यूज था। यस, वैसा ही आएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली अभी चौक गिर गया और एक चौक टूट गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे क्या कि सर कुछ भी एंगल हो जाए, आइदर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना, यहाँ भी हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि किसी चीज का 1/4। तो मैंने पूरे 360 का 4 टुकड़ा कर दिया, 90 90 90 90 करके। तो पहला टुकड़ा को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल है उसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब सर 360 और 90, तो 360 और 90 कितना हो जाएगा, 450। तो 360 और 450 के बीच में भी जो एंगल आएगा वो भी कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। सिमिलरली सर 90 से ज्यादा मान लो 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री से लेकर के 90 से 180 तक के बीच को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। और 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से लेकर के 360 को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। और इनके बीच में ही सारे एंगल्स लाई करेंगे। इतना तो हमको लॉजिकली समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर ये सब क्या लिखे थे आप, थीटा, ये सब क्या लिखे आप, देखो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को हम थीटा बोलते हैं, जैसे मान लो 50 डिग्री थीटा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, तो इस इसमें यहाँ पे आके वैल्यू कितना हो जाएगा पता है, वो ये 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 180 माइनस 50 कितना हो गया सर, 180 माइनस 50 130। यानी जो थीटा है यहाँ पे और 130 पे जब आएंगे तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं सर, पाई माइनस थीटा। या हम लोग क्या ले सकते हैं सर, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे भी समझो, ठीक है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, 180 में से थीटा को घटा दो तो यहाँ पहुंच जाएंगे, या 180 में या 90 में से थीटा को ऐड कर दो तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो सर ये कितना पाई है, पाई में 180 में अगर हम कुछ एंगल ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। या 270 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वापस कहाँ पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे। सिमिलरली अगर हमको फोर्थ में पहुंचना है तो जो 2 पाई है, 2 पाई में से कुछ एंगल घटा देंगे, है ना, तो फोर्थ में पहुंच जाएंगे। 360 डिग्री से कुछ कम कर दो, 350 डिग्री, यानी तुम यहाँ पे हो, है ना, 340 डिग्री तुम यहाँ पे हो। इसी तरह से 270 में से उसको ऐड कर दो, 270 मतलब इतना रेडियन में से उस एंगल को, किसी एंगल को ऐड करेंगे तो वापस कहाँ पे आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे, ठीक है। तो ये सब हमको एंगल्स के टर्म में सब चीज ध्यान रखना है। और मैंने एक चीज लिखा, ऑल स्टूडेंट टू, और यहाँ पे कॉकरोचेस, है ना, कॉकरोचेस लिख दिया मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑल मतलब जितने भी टी आर हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्सेक, ठीक है ना, जो भी है कॉट, ये सारे के सारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर एंगल हो, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, या इवन वो सारे एंगल जो यहाँ पहुंचा दे आपको, जैसे 370 डिग्री यहाँ आ रहे थे, है ना, 400 डिग्री यहाँ पे आ जाओगे, 420 डिग्री यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि 360 में से कुछ 8 करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, है ना। तो वो सारे एंगल्स में जो भी टी आर का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ऑल, यानी सारे क्वांटिटीज यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देंगे, सारे फंक्शंस आपका, सारे टी आर, ठीक है। स्टूडेंट मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा, जैसे मान लो 120 डिग्री, 120 डिग्री कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 और 180 के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ सर, साइन का भाई कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, यानी कोस 120 डिग्री का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि 120 डिग्री कोस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहुंच जाएंगे तो ऑल स्टूडेंट टू, ऐसे तुम याद रखना, ऑल स्टूडेंट टू कॉकरेज। स्टूडेंट मतलब एस फॉर साइन, टू मतलब 10, कॉकरेज मतलब कॉस, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, 10 का भाई कॉट और कॉस का भाई सेक।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 वाला एंगल पॉजिटिव देगा, मतलब 10 वाला जो टीआर है वो पॉजिटिव देगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कितना, मान लो तुमने आ गया 220 डिग्री, सर 220 कहाँ पे लाई करेगा, तो 180 और 270 के बीच में, है ना। तो साइन 220 डिग्री का आंसर जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, कितना आएगा सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसका आंसर जो भी आएगा लेकिन वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 220 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर पॉजिटिव आएगा, 10 का आंसर पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ किसका आंसर पॉजिटिव आएगा, कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल है और वो अगर फाइन या 10 अगर है, तो वहां पे उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस को दिखाने के लिए ऑल स्टूडेंट टू कॉकरोच याद रखना, या ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, या ऑल शुगर टू कॉफी, कैसे भी याद रखना। कॉकरोच एक नया नाम था तो मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से रिप्ले करो और सुनो बार बार, ठीक है मैं क्या बोला। अब इधर आओ, कोई भी एंगल्स में अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमको कुछ और रूल देखना है। रूल क्या है कि अगर हम किसी भी यहाँ पे कोई टीआर मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन कुछ भी हो जाते हैं, उसमें अगर मान लो कोई ऐसा एंगल है जिसमें हमको 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा, तो जो भी टीआर है, मान लो साइन है तो यहाँ साइन हो जाएगा, और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा करके जो बन रहा है तो यहाँ पे सिर्फ थीटा लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। और ये प्लस माइनस क्या है सर, वो तो ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमें, है ना, वो क्वाड्रेंट तय करेगा कि वो क्वाड्रेंट में मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ कोस है तो सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बस एक रूल को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको कुछ ऐसा एंगल है जो 180 में प्लस करने से या माइनस करने से बनता है, तो 180 खत्म हो जाएगा, उसके साथ सिर्फ वो थीटा आ जाएगा, ठीक है। और हमको कुछ स्पेशल एंगल थीटा का वैल्यूज याद है, तो वैसे क्वेश्चन को हम ऐसे निपटाएंगे। या 360 में भी अगर हम किसी एंगल को प्लस या माइनस कर पा रहे हैं तो भी हमारा 360 हट जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा। प्लस माइनस तो ये बताएगा कि सर कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा, अब मान लो साइन है, साइन में कौन सा क्वाड्रेंट में है, टेन में कौन सा क्वाड्रेंट में है, कॉस में कौन सा क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से उसका अगर प्लस या माइनस आएगा वो तो यहाँ बताएगा, है ना। फोर्थ में है तो फोर्थ पॉजिटिव होगा, बाकी तरह पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इस तरह से 90 में भी हम ऐड करके या 270 में भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व, सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ फंक्शन चेंज होगा। अगर 90 में कोई एंगल प्लस माइनस कर रहे हो तो साइन जो है वो कॉस बन जाएगा, बाकी प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। भी सर साइन अगर 90 माइनस थीटा करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का आंसर पॉजिटिव आता है, और साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ पे भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लेकिन साइन 90 प्लस माइनस थीटा वाला साइन का आंसर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कॉस 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो 90 प्लस थीटा रहेगा कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा रहा, तो 90 माइनस थीटा कॉस कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो 90 से अगर हम कभी भी 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो फंक्शन चेंज होगा, साइन वाला कॉस बन जाएगा, कॉस वाला साइन बन जाएगा। बाकी प्लस माइनस तो हम लोग देख लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट टू कॉकरोच याद रखेंगे, तो वहां से हम लोग इसको जस्टिफाई कर लेंगे कि वो उसका जो वैल्यू आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। सिमिलरली 270 वाला भी कहानी वही है। देखो 90 270 वाला कहानी है कि 90 के साथ अगर एंगल को 8 या सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन का जो आंसर है वो पहले कोस बनेगा, साइन पहले क्या बनेगा, कोस में चेंज हो जाएगा, फिर उसका एंगल पे जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे, वो भी प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। हाँ इस रीजन को जरूर याद रखेंगे, 90 में ऐड करते तो कोस बनता है, ऐसा कुछ इनको याद जरूर रखेंगे, आगे हमको काम आएगा। बट अभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम इस रूल से भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊं, जैसे मान लो कि साइन 120 डिग्री है ना, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा इस पे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, नहीं सर आप तो इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, यस वो भी लिख सकता हूँ, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। हम 180 या 360 में हमेशा कोशिश करेंगे किसी एंगल को एरिया सेपरेट करने का। तो अभी रूल क्या पड़े हम लोग कि अगर मान लो कोई भी एंगल में साइन 180 प्लस माइनस थीटा कुछ भी रहा तो ये बन जाएगा साइन थीटा के बराबर, यानी 180 खत्म हो जाएगा, साइन 60 के बराबर बन जाएगा। अब साइन 60 का वैल्यू तुम्हें याद है कितना होता है सर, √3/2 होता है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, एक काम करो चेक करो, ये 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे कोस 120 डिग्री रहता, कोस 120 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कोस 180 माइनस 60, है ना। हाँ लिख सकते थे। पता क्या हो जाएगा इधर, कोस 180 माइनस 60 जो है कोस 60 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोस 60 का आंसर क्या होता है 1/2, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। बट देखना 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में, सर 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है सर, वो तो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, -1/2। क्लियर है क्या? जैसे देखो टेन 315 डिग्री, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इसको हम लोग अगर अरेंज करें तो इसको कोशिश करो कि 360 में ऐसा कुछ एंगल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कि ये बन जाए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन ऑफ 360 -45, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये तो बन जाएगा। अक्सर रूल क्या है कि 360 में कोई भी एंगल को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो एंगल बचेगा, 360 खत्म हो जाएगा, तो 1045 डिग्री हो गया। अब 1045 का तो आंसर पता है सर क्या होता है, ये 1 होता है। लेकिन वेट वेट सर, हम लोग 1045 थोड़ा निकाल रहे थे, हम लोग इसको निकाल रहे थे ना, इसको तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए। ये कौन सा क्वाड्रेंट में सर, 315 डिग्री सर, 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है याद करो, ऑल स्टूडेंट टू कोऑपरेट। सर वहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब 10 का वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इस तरह से हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कि 180 या 360 में एंगल्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, है ना। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क देंगे, ठीक है, आपको करना है, सही है। जैसे मान लो कोस 210 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम कोस ऑफ 180 प्लस 30, सेम है सर, हाँ एक ही बात है, 180 प्लस 30 कितना बनेगा, 210 बनेगा। सर 180 में कोई भी एंगल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 180 खत्म हो जाएगा, बचेगा cos 30। अब cos 30 का भी तो याद है कितना होता है सर, ये √3/2 होता है। वेट 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 सर, प्लस हुआ कि माइनस हुआ, हमें तो निकालना इसका वैल्यू है ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 210 डिग्री। सर ये 180 से ज्यादा, 270 से छोटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉकरोचेस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो पॉजिटिव होता है, यानी cos का वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -√3/2। इस तरह से हम किसी भी एंगल्स को ऐसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एंगल्स को जिसका हमको आंसर याद हो, ठीक है। तो आप करके बताओ, साइन 220 डिग्री का आंसर क्या होगा, ठीक है, 10 250 डिग्री का आंसर क्या होगा, सोचना इसको कि हम क्या करें, इसको इस एंगल्स को 180 में या 360 में कैसे एड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। मैं वैसा ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। cos ऑफ 315 डिग्री का आंसर क्या आएगा, ठीक है। साइन ऑफ 150 का आंसर क्या आएगा, है ना। 10 ऑफ 330 का आंसर क्या आएगा, यानी आपको पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल रखना है और आपको वैल्यू भी बताना है, ठीक है। cos ऑफ 240 का आंसर क्या आएगा, है ना, 240 का आंसर क्या आएगा। इस तरह से आप इन सब क्वेश्चन का आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, या ठीक है, या अपना व्हाट्सएप ग्रुप में बताना। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं, सर आगे अब क्या करना है इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा और हमको कुछ फॉर्मूलाज याद हो तो और हमारा काम इजी हो जाएगा जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जैसे इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, बहुत इजी डेरिवेशन है, सब कुछ ड्राइव कर सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो पी का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो बी का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, है ना। तो नीचे एच का स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये दोनों एड हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। और ये क्या है, तो एच का स्क्वायर ही ऊपर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई एच का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना 1। सिमिलरली बाकी भी सब याद प्रूफ कर सकते हो, तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, याद रखना है ना, याद रखना है। इसके अलावा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी, और फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और माइनस है तो प्लस। याद रखने का ट्रिक क्या है, मैं कैसे याद रखता था, साइन को मैं अच्छा बोलता था, कोस को मैं बुरा बोलता था। अब इसको मान लो चॉकलेट बोल दो, इसको आइसक्रीम बोल दो, तो ये साइन वाला कितना अच्छा है कि साइन एक बार चॉकलेट खाएगा और फिर कोस को आइसक्रीम दे रहा है, फिर प्लस है तो प्लस ही रख रहा है, फिर कोस को चॉकलेट दे रहा है, खुद आइसक्रीम खा रहा है, मतलब मिलजुल के काम कर रहा है। कोस वाला खराब है, देखो ये मान लो चॉकलेट और ये आइसक्रीम, तो कोस क्या कर रहा है, खुद ही आइसक्रीम खा रहा है, खुद ही चॉकलेट खा रहा है, और फिर प्लस है तो माइनस कर दे रहा है, उसकी याद साइन को, ठीक है ना। तो तुम्हारा याद करने का ट्रिक हो सकता है, याद रख सकते हो, 10a प्लस बी का भी फॉर्मूला 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10 इंटू 10ab। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा।
ध्यान रखना। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मान लो मुझे निकालना होगा साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना होगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ साइन 45 प्लस 30, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और 45 और 30 में हमको वैल्यू याद है तो निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा हमारा प्रोजेक्ट में बोलेंगे तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो भी बहुत इजी डेरिवेशन है। ये अगर याद है तो ये अपने आप आ जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा, इस फॉर्मूला को पुट करोगे ये बन जाएगा। या कोई एंगल लेकर के देख लो, है ना, कोई एंगल रख करके देख लो, 30 डिग्री लो यहाँ पे, तो साइन 60 2 इंटू 30 साइन 60 बन जाएगा। साइन 60 वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30 सोल्व करोगे √3/2 बन जाएगा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना। ये अगर याद नहीं भी हुआ तो चलेगा, इसका देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ से, है ना, कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर अगर साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर तो ये ऐसा बन जाएगा। बट इससे जो आगे जो फॉर्मूला है ना, ये इसको अगर हम आगे देखें तो यहाँ अगर मैं थीटा को यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ कॉस थीटा बन जाएगा और यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इस 1 को इस पार लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू और 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस, उल्टा लिख दिया क्या, ये इसमें जाएगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वेक्टर में भी इसको यूज करेंगे और आगे खूब यूज करने वाले हैं। और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्टार मार्क हम 3 जगह दिए, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये 3 फॉर्मूला आपको याद हो तो हम लोग आगे थोड़ा सा हम लोग को इजी पड़ेगा, ठीक है। 3 फॉर्मूलाज को याद रखना, और कुछ वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, कुछ एंगल्स का वैल्यूज भी निकाल सकते हैं अगर हमको ऐसा फॉर्मूला याद हुआ तो, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा, थोड़ा सा एंगल अप्रोक्सीमेशन का भी बात कर लेते हैं, है ना। जितना हम लोग को जरूरत है उतना हम लोग पढ़ रहे हैं, और ऐसे पे जैसे आपको वैल्यू निकालने के लिए कुछ होमवर्क देते हैं, पहले होमवर्क खेलो, साइन मान लो निकालना है आपको 75 डिग्री, है ना, साइन निकालना है आपको मान लो 15 डिग्री का वैल्यू, आपको कोस निकालना है मान लो कोस 37 का डबल कितना होगा 30 60 और 74 डिग्री, है ना, 10 106 डिग्री, आप इसको क्या लिख सकते हो 10 टू थीटा, फॉर्मूला पुट कर सकते हो, है ना। ये सब ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला से बन जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ताकि थोड़ा सा आपको मतलब यूज टू हो जाओ आप, है ना। चलो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इसके अलावा फॉर्मूला कुछ और है ना, उन फॉर्मूलाज को भी ध्यान रखेंगे हम लोग, जो कि हम लोग को जब हम एचएचएम पढ़ेंगे वैस पढ़ेंगे तो यूज करेंगे इन फॉर्मूला को, जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, है ना, लिख दो फटाफट, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला साथ में लिख दो, क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, है ना। इस तरह से अगर यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा वहाँ प्लस हो जाएगा, तो वो भी याद हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, सही है कि नहीं, क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, है ना, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसको भी हम पहले लिख सकते थे प्लस की जगह माइनस, ठीक है। इस तरह से cos c प्लस डी का फॉर्मूला याद हो, है ना, cos c प्लस cos डी का फॉर्मूला, देखो cos वाला तो खराब है ना, ये क्या करेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये अकेले रहेगा, है ना, साइन को लेके नहीं आएगा, फिर cos c माइनस cos डी रहेगा, इसका फॉर्मूला भी हम लोग, क्योंकि ये माइनस हो गया ना तब वो साइन को रखेगा, खुद नहीं रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, है ना। इन फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग वेव्स पढ़ेंगे, जब हम लोग वेव्स पढ़ेंगे और जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे, तो वो इक्वेशन जो ड्राइव करेंगे ना, तो इस तरह का फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ध्यान रखना अभी से, ये सब होमवर्क है, इसको जरूर कर लेना। और एक बात और, लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया शायद, है ना, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग को सारी बातें कर लिए हैं जो हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, कहीं अब हम लोग को दिक्कत नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए। एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना, एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, देखो अगर एंगल बहुत छोटा हुआ, मतलब एंगल जो थीटा है वो बहुत छोटा हुआ, कितना छोटा हुआ, मान लो वो 5 डिग्री से भी छोटा है, 5 डिग्री से भी छोटा है, तो हम लोग cos थीटा को इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं, आपको फील आ रहा होगा, मान लो cos 0 डिग्री उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो cos 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा
मतलब 0.999 के आसपास आएगा, 1 के आसपास ही आएगा। तो थीटा अगर 5 डिग्री से छोटा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक है, तो हम उसका वैल्यू कितना लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे, है ना? सिमिलरली मान लो साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो 0 के आसपास जो एंगल है, 0 के आसपास जो एंगल है, उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो tan 0 का वैल्यू कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा, है कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं छोटे एंगल के लिए साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ये सब हम लोग खूब यूज करेंगे, है ना? जब एंगल छोटा है तो साइन थीटा tan थीटा के बराबर होगा। और हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो तुम खुद देख सकते हो ना, देखो छोटा एंगल के लिए, देखो छोटा एंगल, छोटा अगर एंगल है, छोटा एंगल है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जब बहुत छोटा एंगल हो जाएगा ना, ये वाला एंगल बहुत छोटा है, तो ये लाइन एन अप्रोक्सीमेट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। तो पी लगभग लगभग 0 के आसपास है ना? और tan थीटा क्या होता है? शुरू होता है पी बाई बी। तो क्योंकि ये और ये लगभग लगभग सेम है और पी बहुत छोटा है, तो ये दोनों सेम है, तो पी बाई एच का उतना ही वैल्यू होगा जो पी बाई बी का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये इक्वल इक्वल होगा। ये एंगल बहुत छोटा होगा, हम समझाने के लिए थोड़ा सा दूर बना दिए। तो 5 डिग्री बहुत छोटा एंगल होगा, तो बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का साइन साइन थीटा का वैल्यू 0 के आसपास, tan थीटा का वैल्यू 0 के आसपास, है ना? tan 4 डिग्री, 0 बोलना। क्वेश्चन में रहेगा cos 4 डिग्री, 1 का आंसर होगा, ठीक है? 1 आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को ऑलमोस्ट खत्म किए हैं। यहाँ पे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे, तो जो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हम क्वेश्चन और डालेंगे जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ग्राफ्स को समझेंगे, या फिर हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो वीडियो को लास्ट तक तुम देखे, अगर जितना भी बात बोले हम उसको तुम नोट डाउन अगर अच्छे से कर ली हो, तो आगे जब हम फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी यूज करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और फर्स्ट लेक्चर आज शूट हुआ है, चौक और बोर्ड की वजह से देखो क्या हालत हो रहा है, लेकिन जब हम प्रॉमिस किए हैं तो हम पूरा करेंगे, और आप लोग को भी साथ में मेरे साथ पढ़ना होगा, लास्ट तक हर कुछ देखना होगा, ठीक है? और आप लोग चैनल को खूब सब्सक्राइब करवाओ, और दोस्तों से शेयर करो, जो पढ़ने वाला बच्चा हो उससे शेयर करो, ठीक है? और अच्छा लगे तो लाइक भी करो, और कमेंट्स में कुछ आंसर करना है